गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह सुबह आपका और हमारा साथ है और ये रहेगा 11 बजे तक, जिसमें बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और उन टॉपिक्स पर बात होगी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे आप इफ़ेक्ट होते हैं या जो मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट हमारे साथ आपको पता है रोज़ाना मौजूद होते हैं, लेकिन आगाज़ मैं इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ से करूँगी ना कि सब दंग रह जाएंगे कि वाकई इस फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो राइट साइड पर होती हैं, राइट हैंड ड्राइव होती और जो बाकी ममालिक हैं जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह मेरा तो ख्याल ये है कि हर किसी कंट्री में पाकिस्तानी सीधे सीधे हैं तो इस वजह से सीधे हाथ कोई एक काम तो पाकिस्तानी सीधा करते हैं, उन्होंने कहा हम बाकी काम उल्टे करते हैं, चलो एक काम सीधा कर लें, तो वो फिर राइट हैंड ड्राइव उन्होंने कर दिया। अरे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब मुझे ये रिपोर्ट जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैं इतना हैरान हुई कि इतनी इंटरेस्टिंग ये खबर थी। क्या आपको पता है कि ये मेरे पाकिस्तान में और इंडिया में और ये इन जगहों पर ना राइट हैंड ड्राइव है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम पर मलिका बरतानिया ने हुकूमत की है। एग्जैक्टली। तो वो जो बरतानवी गवर्नमेंट जिन ममालिक पर रूल कर चुकी है ना, वहाँ पर जो ड्राइविंग है वो राइट हैंड है। वहाँ पर सब गाड़ियाँ राइट हैंड आती हैं। जैसे ये सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान था, भारत था, तो यहाँ पर बांग्लादेश है। अच्छा, जिन जिन कंट्रीज में मलिका बरतानिया ने रूल किया है वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, वहाँ पर राइट हैंड ड्राइव है और बाकी जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो 35% आबादी से मंतक मुझे वैसे 35% आबादी जो है वो है आपके दाईं तरफ और बाकी 65% जो है वो आपके बाईं तरफ। बाहर की कंट्रीज में जाएं सारी जगह 65% दाईं तरफ है ना। हाँ, क्योंकि इतने जगहों पर तो हुकूमत की लेकिन जो बाहर की कंट्रीज है ज्यादा वेस्ट के, तो वहाँ पे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, बल्कि हमें खुद थोड़ा सा मसला होता है लेफ्ट हैंड ड्राइव के आदि हैं, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हुए थोड़ा सा जरा फील होता है कि मुश्किल चीज है। वो पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें भी ना अपने आप को थोड़ा सा एलीट क्लास फील करने के लिए ना कि हम एलीट हैं, तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं हम भी उनकी तरह बैठकर ड्राइविंग करें। तो इसी वजह से ये है कि वो अपना जो एक गुरूर दिखाने के लिए, मुझे तो यही लगता है कि वो आएंगे जी हम लेफ्टीज हैं और ये जो पोर कंट्रीज है, ये डिवीजन जो शायद इसकी एक वजह आपको ये लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिवीजन जो है वो इस वजह से भी हो। लेकिन अच्छा, ड्राइविंग तो ड्राइविंग ही होती है ना, आप राइट हैंड करें या लेफ्ट हैंड ड्राइव करें तो उसके लिए करें, बट माजी के अगर इसको जरा पास से हम थोड़ा सा जोड़े ना तो जिसको शमशेर जनी कहते हैं, एग्जैक्टली, तलवार चलाना, एग्जैक्टली। तो वो चूंकि राइट हैंड से यूज होता था, फिर घोड़े भी राइट साइड पे चलते थे, exactly. तो इसलिए इसका लिंक कहीं ना कहीं वहां से भी जाके होता है। अच्छा, ये भी ये तो हिस्टोरिकल हो गया, लेकिन मेरे कहीं पर सब कॉन्शियस में मुझे ये वजह चलती थी। अच्छा, दोनों चीजें हैं, लेकिन बात यही है कि ड्राइव होती। अच्छा, खवातीन के लिए ना लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उनके लिए मैटर नहीं करती ड्राइव कौन सी है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना कोई बात अगर खवातीन आपने कभी खवातीन, जी हाँ मैंने खुद देखा है, बिल्कुल कोई जेंडर यहाँ पर खवातीन इतना अच्छा ड्राइव कर रही होती हैं। कुछ परसेंटेज ऐसी है जो उसमें ऐसा होता है कि भाई जो है वो खवातीन जिसे ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है, जिसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। अदरवाइज आप चले जाएं, इतनी अच्छी लड़कियां, यंगस्टर गर्ल्स इतना अच्छा ड्राइव करती हैं, बल्कि अब तो बिल्कुल कोई खवातीन से पंगा नहीं लेना चाहता, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, एब्सोल्युटली एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एहतियात करनी चाहिए लड़कों को भी और लड़कियों को भी। चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ कि आज की हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं। दुनिया क्रिकेट के बड़े मार्के में एक रोज बाकी, पाक भारत मैच पर क्रिकेट पंडित क्या कहते हैं, बड़े मैच पर बड़े तबसरे आज होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा इसराइली जारी, मशरिक़ वुस्ता में नई सफबंदी, क्या दुनिया बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही है। पंजाब के 10,000 तालीमी इदारे बंद, लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर, असातिज़ा ने एहतजाज में बच्चों को क्यों घसीट लिया।
महंगाई महंगाई, शहरों से गरीबों का इनखला, गुजारा मुश्किल हो गया। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आबाई इलाकों को रवाना हो गई। और आपको बताएंगे कि कितने फीसद लोग क्यों अपने बाल रंगते हैं। तो जनाब ये देखिए कि अब हम क्रिकेट की अगर बात करें, सबसे पहले आपको पता है कल मैच होने जा रहा है। क्रिकेट फीवर इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में उरूज पर है। हर तरफ आप ये देखिए कि जो है हर किसी को आप देखें ना, जहाँ पर 4-5 लोग बैठते हैं चाय की टेबल पे, पहले पॉलिटिक्स डिस्कस होता था, अब क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, कौन सी टीम कितना उम्दा परफॉर्म करी। और कल का मैच ऑस्ट्रेलिया बड़ा बुरे तरीके से हारा है वैसे साउथ अफ्रीका से। अच्छा, कल के मैच को मेरे ख्याल है हम छोड़ दें। जो कल का मैच होने जा रहा है ना, पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच है और इस टाइम फीवर अपने अरूज पर है। दिलों को थाम लीजिए, कल इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, जिसमें बड़ा ही मेगा इवेंट। मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि इस दफा पाकिस्तान अपनी रवायत तोड़ देगा। मुझे लगता है शायद कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी। होम ग्राउंड में आप ये देखिए इंडियन टीम पर भी प्रेशर उतना ही होगा। जाहिर है उनका स्टेडियम है, उनकी ज़मीन है, फिर उसके बाद उनका क्राउड होगा, तो उन पर भी प्रेशर उतना ही होगा। और पाकिस्तानी तो वैसे ही प्रेशर में आ जाते हैं, दोनों टीम्स पे। एग्जैक्टली। तो इसी पर बात करने के लिए दोनों जानिब से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद भारत होंगे। से स्पोर्ट्स एनालिस्ट चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद कुरैशी हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं। पाकिस्तान से मौजूद। सबसे पहले तो भारत चलते हैं। चंद्रशेखर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में तो बड़ा हाई फीवर है और बड़ा इस हवाले से जब से श्रीलंका को पाकिस्तान ने लास्ट मैच में हराया है तो उम्मीदें जो है ना हमारी ज्यादा हो गई और पूरी कौम को एक कॉमन वाइब आ रही है कि शायद इस दफा पाकिस्तान अपसेट करके वो तमाम तारीख रकम करेगा कि भारत को जो आज तक हम हरा नहीं सके ना, तो कल ये होने जा रहा है। आपको भी कोई ऐसी वाइब आ रही है? देख, जो लास्ट मैच आप जीते, बिलीव मी, मैं एक टाइम पे मैच छोड़ चुका था। मुझे लग रहा था कि अब नहीं जीत सकते जब आपकी शुरू की विकेट्स गई, खासकर बाबर आजम जब आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो खेले आप, कमाल का, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो शायद रिसेंट टाइम्स में आपकी टीम ने जीता है। लेकिन अभी भी मुझे थोड़े इश्यूज तो लगते हैं। जब तक बाबर आजम आपके रन नहीं करते हैं, आपकी टीम को अच्छे से नहीं अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, नीचे से हमेशा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपके टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा एक ओपनर ने सेंचुरी की है, लेकिन बाबर आजम को चिप इन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी शाहीन शाह अफरीदी, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बॉलर और सबसे प्यारे और सबसे इफेक्टिव बॉलर हैं, उनको अपनी लय में आना पड़ेगा। वो रिदम में नहीं दिख रहे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी चाहे इंजरी हो या थोड़ा कुछ रिदम का इशू है, लेकिन वो अपनी लय में नहीं दिख रहे। जब तक वो रिदम में नहीं होंगे, भारत को उनकी अभी शादी हुई है। एक तो शादी को हनीमून पे जाने की बजाय वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ गई है। थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन बनता है भाई। देखिए, आप ये समझिए, कल का जो मैच होने वाला है शायद सबसे ज्यादा, खैर आई डोंट वांट टू से के हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप एक अंदाज कीजिए कि एक भी आपका व्यक्ति नहीं होगा, एक भी आपका फैन नहीं होगा। सभी के सभी लोग इंडियंस होंगे या दूसरे ममालिक के होंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी फैंस को ध्यान नहीं दिया जा रहा। जर्नलिस्टों का कल वीजा उन्होंने किया है, तो आपके जो पीसीबी के प्रेसिडेंट भी आएंगे देखने, वो भी अकेले बैठे होंगे जय शाह या बाकी लोगों के साथ। मतलब मुझे ऐसा कोई मंजर याद नहीं है कोई भी वर्ल्ड कप का, ओलंपिक्स का या एशियन गेम्स का, जहां पर जो होस्ट कंट्रीज है वो दूसरे लोगों को वीजा ही नहीं दे रही है। तो ऐसे में देखिए एक एटमॉस्फेयर जरूर होगा कि 1 लाख लोगों के करीब अगर भर जाते हैं, अगर जैसा अपने पास टिकटें नहीं रखते हैं, जो लास्ट टाइम 50,000 टिकट पता नहीं किसको दिए थे, जो आए ही नहीं लोग, तो अगर ये भर जाता है स्टेडियम, तो आप 1 लाख लोगों में 11 लोगों को देखिए थोड़ा वॉकअप करने के लिए कुछ, मुझे लगता है कुछ चेहरे वहां नहीं होंगे। ये ज्यादा है वैसे, और वीजा इशू भी नहीं किए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता, और ऐसे में खुदा ना खास्ता आपने अच्छा किया
और कुछ अपसेट किया तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा पूरे स्टेडियम में। खैर आई वांट खुदा ना ख्वास्ता, अरे हम कहेंगे इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्यों खुदा ना ख्वास्ता। लेट द बेस्ट टीम, हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये है कि हमें गेम अच्छा देखने को मिले, हार जीत तो होनी है लेकिन आखिरी बॉल तक मजा आए, एक्साइटमेंट रहे। मैं अहमद कुरैशी आपकी तरफ आना चाहूंगी, इंशाल्लाह अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये बात तो वैसे उन्होंने ठीक कही है कि स्टेडियम में चीयर करने के लिए तो कोई भी नहीं होगा। अहमद शायद आपकी आवाज आई थिंक म्यूट है, या आवाज हम तक पहुंच अब आ रही है? जी 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 कुछ ज्यादा आ रही है अब। जी मैं कह रहा था you guys after few days, और जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। पाकिस्तानी टीम अपने क्राउड को तो मिस करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त क्राउड की हद तक का जो प्रेशर है वो सारा इंडिया के ऊपर होगा, और पाकिस्तान टीम को इस चीज़ का एडवांटेज भी होगा कहीं ना कहीं कि जो प्रेजेंट क्राउड होगा ग्राउंड में उसकी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान टीम के बजाय इंडियन क्रिकेट टीम से होंगी। एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये बेनिफिट करेगा। ऑन दी अदर साइड इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो जब 1,30,000 लोग आपसे ग्राउंड में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, और इंशाल्लाह जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसका भी एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। ठीक है, अब पाकिस्तान को तो होगा। अच्छा शेखर, आपने जो कहा कि पता नहीं क्या वजह है कि शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और फिजा ने कहा कि शायद उनकी शादी हुई है, लेकिन सर मुझे लगता है कि आपने पिचेस ही इतनी ड्राई कर दी हैं कि बॉलर्स बेचारों के पास कोई चारा नहीं रहा। 300, 350, 400 रन तो बड़ा एक कॉमन सी चीज बन गई है, और वो फिर चेस भी हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज की लगातार इतना क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे इनफैक्ट एक पिच क्यूरेटर जो हैं दिल्ली के, उनसे बात हो रही थी, कहते लगातार इतना क्रिकेट हो रहा है कि विकेट्स बनाने का, ग्राउंड को तैयार करने का मौका ही नहीं मिलता। वो एक आधे महीने का शुरू में बंद कर देते हैं, उसमें बनाते हैं जितने विकेट्स बन पाती है। और ये सीजन भी ऐसा है, अभी बरसातें जब खत्म हुई उसके बाद लगातार ड्राई सीजन चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा मॉइस्चर भी कम दिख रहा है। अच्छा ड्यू फैक्टर भी ज्यादा नहीं अभी शुरू हुआ है, मे बी आफ्टर 10 डेज और 15 डेज थोड़ा ड्यू फैक्टर भी ज्यादा शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल पिचेस बिल्कुल रन बनाइए, आप पहले बैटिंग कीजिए, लंबे रन बनाइए, ज्यादा चेस करने के चक्कर में ना जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना एक हॉस्टाइल क्राउड। और दूसरा ये मत भूलिए कि जो पेस फैक्टर है ना, जितना भी पेस फैक्टर, अगर आपके पास अच्छे पेस बॉलर हैं तो आप दूसरी टीम को थोड़ा सा प्रेशर में ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया था इंडिया के अगेंस्ट कि अगर आप शुरू में विकेट लेंगे, वो तो विराट कोहली का कैच छोड़ दिया उनके प्लेयर ने, अदरवाइज उस दिन मैच का मंजर ही कुछ और होता है। कैच हो जाता तो काया पलट जानी थी। बिल्कुल, और ऐसे ही आपके हसन अली ने भी पिछले मैच में दिखाया। देखिए मुझे उम्मीद नहीं थी ज्यादा की, क्योंकि मैंने बहुत कम उन्हें देखा है, लेकिन जिस तरह से वो स्पीड निकाल रहे थे, जिस तरह से वो विकेट ले रहे थे, अगर आपके पेस बॉलर्स कुछ भी विकेट निकाल पाते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को दोनों ममालिक अच्छा खेलते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, आपके पेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे। और हमारे जो बुमराह हैं, बुमराह बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर आप लास्ट मैच देखें, जो फर्स्ट विकेट उन्होंने ली थी जस्ट स्लाइटली लेट स्विंग के, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा आपके पेस बॉलर्स कितना अच्छा करेंगे, और भारत फिर से मुझे लगता है एक ट्रिकी सिचुएशन में होगी कि आज 3 स्पिनर खिलाने या 3 पेसर खिलाने। अच्छा वैसे चंद्र साहब ये बताइए, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कितना टारगेट इंडियन टीम दे सकती है अगर वो पहले बैटिंग के लिए जाती है? देखिए अगर पहले, मैंने कहा ना, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, मुझे ये लगता है। अगर पहले कोई भी बैटिंग करते हुए, देखिए हमारी दोनों की टीमें जो कहते हैं कि थोड़ा सिमिलर टाइप की है, बहुत ज्यादा रन हो जाए तो प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत जल्दी मारने लग जाते हैं और विकेट्स होते हैं। 350 से ऊपर कोई भी विनेबल सिचुएशन नहीं होती दूसरी टीम के लिए। आपको 350 से नीचे रखना, और इनफैक्ट जो प्रेशर सिचुएशन है, मैं तो ये कहूंगा, मेरी रात को एक फॉर्मर इंडिया प्लेयर से बात हो रही थी जो किसी वक्त पे शारजा में बहुत बड़े हीरो रहे थे। उन्होंने एक चीज बोली, कहते शेखर ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो कि वहां उनके कोई फैन नहीं होंगे। कहता जब हम शारजा जाते थे हमारे फैंस 20-25% थे, बाकी पाकिस्तानी फैंस बहुत थे, लेकिन हम मोटिवेट होते थे, हमें लगता था अरे तुम्हारे ज्यादा, ये लो मैं और मारूंगा। तो ये कई बार सिचुएशन आपको थोड़ा एनकरेज भी करती है कि आपके कोई नहीं है, चलिए हम बदला लेंगे।
तो ऐसे में जो सिचुएशन जो होती है, मुझे लगता है कि 300 से ऊपर के रन अगर आपने किसी भी टीम को करने दिए तो बहुत मुश्किल होगा। ये श्रीलंका नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान है। Absolutely. और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से तो जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं, तो जब मैच होता है पता लगता है वो सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो उलट हुई हैं उसके, और सरप्राइज देने में पाकिस्तान वैसे भी है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे फिर भी वही बात है कि वाइब आ रही है कि पाकिस्तान अपसेट करेगा। अहमद, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी टीम की? बस हम अपसेट ना हो जाए, वही अपसेट करें। हमें तो आदत है ना, लेकिन इस दफा लग रहा है कि शायद हम अपसेट कर सकते हैं। देखो शेखर साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं, शेखर साहब की जो स्माइल है ना, उनकी जो हंसी है वो हमारी बात को ना मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सेकंड कर रही है। अहमद, आप बताइए। देखिए, वजाहत मैं रात को भी एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो फियर ऑफ फेलियर है वो अगर आपके रास्ते में ना आए तो आप इजीली जीत सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रेशर को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकी इन कंपैरिजन टू इंडिया। दोनों टीम कॉम्बिनेशन की क्विकली अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है उसके फास्ट बॉलर्स के थोड़े से फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पर शाहीन शाह, क्योंकि वो प्रॉपर रिदम में नहीं नजर आ रहे। उसके बाद जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमारे स्पिनर्स उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से इंडिया को स्पिनिंग डिपार्टमेंट में एक एडवांटेज हासिल है। बैट्समैन भी हमारे श्रीलंका के अगेंस्ट 350 कर गए हैं उस दिन। दैट डजंट मीन कि हर दिन करेंगे, कॉज एवरी डे इज नॉट संडे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप दोनों टीमों के कंपैरिजन पे बात करें ना, तो इंडिया के इस वक्त बॉक्सेस सारे टिक हैं। हमें रियलिस्टिकली अगर बात करें तो इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, लेकिन हमारे बॉक्सेस इतने टिक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात आती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुकाबला होता है वो किसी दूसरी टीम से कम और अपने साथ होता है। तो अगर और हमें एक टीम बन के ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। अहमद, मैं शेखर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे अहमद ने रियलिस्टिकली बड़ा बताया कि हमारी क्या क्या खामियां हैं हमारी टीम में, तो आई एम श्योर कि इंडियन टीम में भी कुछ ना कुछ फॉल्स, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो नज़र आते होंगे आपको। देखिए, हम अपनी कंफ्यूजन में, हमारे जो कप्तान है वो पूरी तरह मुझे फिट नजर आते हैं। पिछले मैच में सेंचुरी मारी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर आप उनको फील्ड पे देखिए तो थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं। मुझे लगता है 100% फिट नहीं है। और दूसरा, एक उम्र का भी उस दौर पे है जहाँ पर कहते हैं ना, हर एक प्लेयर 2-3 साल कम भी करवा करके चलता है और उसके बाद आप 36 हो जाए तो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s। दूसरा जो है, हमारे कोच भी जो राहुल द्रविड़ है, उनको भी वो लगता है कि 2003 में जैसे मैं मेकशिफ्ट विकेट कीपर था, मुझे वैसे ही आगे किसी को बढ़ाना है। तो केएल राहुल विकेट के पीछे ऐसे लगता है जैसे बॉल को चेज कर रहे हैं, बॉल को वो पकड़ नहीं रहे होते, तो उन्होंने कई से फंबल्स करते हैं। और हमारे जो नंबर 1 विकेट कीपर हैं वो ईशान किशन है, वो एज ए बैट्समैन खेलते हैं। और केएल राहुल को क्योंकि खिलाना है, ठीक है, तो इसलिए उनको एडजस्ट करने के लिए आप मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रविचंद्रन अश्विन। हमारे जो पहले 5 वाइज मैन जिनको मोहिंदर अमरनाथ पैक ऑफ जोकर्स बोलते थे, उन्होंने पहले उनको ड्रॉप कर दिया। और एक गुजरात से, क्योंकि आजकल सारा क्रिकेट गुजरात को ही आता है और पूरे देश में क्रिकेट नहीं हो रहा, तो उन्होंने वहां से एक स्पिनर को ले लिया। जब वो इंजर्ड हुए तो रविचंद्रन अश्विन को रखना पड़ा। रविचंद्रन अश्विन, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है। उनको एज ए नंबर 1 प्लेयर खेलना चाहिए। उनको तो आप खिलाते नहीं, उनको बिठा देते हैं जब तीसरा स्पिनर नहीं खिलाना। तो ऐसे में बहुत सी कंफ्यूजन है कि आप कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को नहीं दे रहे हैं। आपके कप्तान कंफ्यूज दिखते हैं, आपकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, फर्क जो आपके मेरे दोस्त वहां पर बोल रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया में टिक्स बहुत से इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान से डबल क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान पिचेस पे बाहर की कम खेल रहा है, इंडिया जो है हर जगह ममालिक में जाकर के अपने आप को दिखाता है और अच्छी टीम हमारी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस अच्छाई को आपको ट्रांसलेट भी करना है और उस कंफ्यूजन को खत्म करना है। अच्छा, ये भी है ना कि अहमदाबाद का जो क्राउड है वो बड़ा वायलेंट सा है और बड़ी कोशिश भी की गई थी कि यहाँ से वेन्यू को चेंज किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से
कुछ मज़ीद सिक्योरिटी सख्त करनी चाहिए है ताकि जो क्रिकेटर्स जो फील्ड पर खड़े होंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उन पे कोई हूटिंग ना हो, कोई इस तरह के मसले ना हो? नहीं, मैं सच में कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी कोई इशू होगा, क्योंकि इस वक्त पे इंडिया में सिर्फ सिक्योरिटी ही सबसे अच्छी है, बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति पे एक सिक्योरिटी बिठाई हुई है, उस चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा, जो मैंने कहा, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होगा। आपके नेचुरली जब आपके जो स्पेक्टेटर्स जब आपको बैक नहीं कर रहे होंगे, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। आपको ये दिखाना होगा कि हम अकेले भी खेल रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा खेलेंगे, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूँ ना, लेट द बेस्ट टीम प्ले। शेखर, ये बताइएगा कि अब दोनों टीम्स हों, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे तमाम चीज़ों को? जिस तरह आपने कहा कि इक्वल प्रेशर होगा इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी, और दोनों का मैच, जिस तरह भी वो भी कह रहे थे अहमद, कि आपकी स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ पीछे रह जाती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है, नर्व्स की गेम बन जाती है। अब ये नर्व्स पर कैसे दोनों टीम्स ओवरकम करें? आई थिंक फॉर दैट वी नीड चेयरमैन पीटीआई फॉर अ मोटिवेशन स्पीकर। देखो, जो मुझे लगता है प्रेशर इंडिया पे ज्यादा होगा। अगर आप 1 लाख स्पेक्टेटर्स के अंदर खेल रहे हैं, अगर आपकी सबकी उम्मीदें हैं कि आप जीतने वाले हो, और अगर आप हार गए तो पता नहीं क्या हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए, तो ऐसे में प्रेशर जो है आप पर ज्यादा है। आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो, आप लगातार अच्छे मैचेस खेल रहे हो, आपके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, आपके जो टॉप के जो 5 बैट्समैन हैं वो सभी सेंचुरी करने के कैपेबल हैं, आपकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, रादर ये कंफ्यूजन है कि किसको खिलाएं और किसको ड्रॉप करें। तो ऐसे में जो प्रेशर है 1 लाख लोगों का, वो आप पर है। अगर यहाँ पर 10-20 हजार या 5,000 पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स होते तो शायद प्रेशर कम हो जाता हमारे पर। लेकिन ये इस प्रेशर में उठना ही, यही भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में दिखाया है कि हम अच्छा भी खेलते हैं प्रेशर में, हम अपना बेस्ट भी देते हैं। तो शेखर साहब, आप हमारे जो जर्नलिस्ट आना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए आप सब जर्नलिस्ट आवाज उठाएं ना, स्पेक्टेटर्स जो आना चाहते हैं, ताकि उनको वीजास ग्रांट किए जाएं। अहमद, आप बताइए इस हवाले से, आपकी बात हुई होगा? जी, हम तो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, आपके लिए क्या उठाएंगे, तो इसलिए ये चीजें एक्सपेक्ट मत कीजिए। वाह वाह सर, तो हमारी सिंपैथीज आपके साथ है इस मामले पर। मेरा ख्याल है फिर आप और हम सेम पेज पे हैं। ये वाला मामला है, आप और हम फिर सेम पेज पे। दोनों की हुकूमतें, मैं वही कह रही हूँ, दोनों तरफ गवर्नमेंट्स ना एक ही जैसी है। लेकिन एक और चीज बता दूं, आप टीवी पर बैठकर इतनी सब बातें कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, गोदी मीडिया, लैक मीडिया, जो बोलने का कुछ नहीं है, सब बिके पड़े हैं। तो इसलिए ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, आप शायद ज्यादा बेटर ऑफ है हम लोगों से। शेखर साहब, ऐसे जितना ब्लंटली और जितना आप सच के साथ बात करते हैं, तो आपके लिए कि वहाँ पे कोई खुदा ना खासा मसले ना हो जाएं, जितना ऑनेस्ट ओपिनियन आपकी होती है। अहमद, आप बताइएगा, ब्लैक लिस्टेड है, पत्थरों के खिलाड़ी फिर साबित हुए ना शेखर साहब। अहमद आप बताएं, अब आपको क्या लगता है पिच पर क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी? बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर बहुत से सवालात हो रहे हैं कि वो अपनी कैप्टेंसी के बायस अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी एक तो खराब हो रही है, फिर दूसरा जो एक कैप्टन जो होता है, जो लीडर होता है, वो मौके पर फैसले करता है, तो वो चीज की बहुत ज्यादा हमें लूप होल उसमें नजर आ रहे हैं। जी, वजाहत पहले तो मैं क्विकली जो जर्नलिस्ट के हवाले से आपने बात की है उसके ऊपर एक शॉर्ट सी आपको ब्रीफिंग दे दूं कि अभी कल कुछ जर्नलिस्ट गए हैं इंडिया, आज कल कुछ और को भी इशू हुए हैं वीजे वगैरह। तो आज तो बताया ये गया है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले तकरीबन 30 सहाफ़ी पहुंच जाएंगे इंडिया, वाया वाघा बॉर्डर ज़्यादातर जा रहे हैं, और बाकियों को जो है मंडे को वीज़ा इशू होंगे। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने क्योंकि अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, और मुझे यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कहा था कि लास्ट वीक की ये बात है कि आप हमें अभी पासपोर्ट कलेक्ट करने का नहीं कहा गया, मंडे से ऑनवर्ड्स करेंगे। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा डिले आ चुका था चीज़ों में कि मैंने फिर यही समझा कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि अपने आप को जो है ना बिला वजह की ख्वारी की जाए और घसीटा जाए सिर्फ इंडिया जाने के लिए। दूसरा, मेरे कुछ फैमिली कंसर्न्स भी थे, खासतौर पे जो ज़ैनब अब्बास को लेके चीज़ें वहाँ पे हुई, तो मेरे ख्याल में मेरी मदर का इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं जो है इतना बड़ा रिस्क लेके वहाँ पे जाऊँ। पिच की जहाँ तक आपने बात की है, तो पिच के हवाले से देखें, कल रात को जो मैच हुआ उसमें तो थोड़ा सा हमने व्यू फैक्टर देखा है, तो व्यू फैक्टर बढ़ता जाएगा।
तो मेरे ख्याल में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी इस तरह की कंडीशंस में प्रेफरेंस होती है कि वो चेस करे। एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है, आपके पास टारगेट ऑन द बोर्ड होता है कि आपने इस रन रेट के साथ चेस करना है। दूसरा, जब ड्यू आ जाता है पिच के ऊपर तो आपको बैटिंग करने में थोड़ी आसानी होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चेज ही करना चाहिए, क्योंकि चेज में पाकिस्तान का रिकॉर्ड फिर अच्छा है एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान। ओके, ऑलराइट अहमद, बहुत शुक्रिया आपका एंड धन्यवाद आपका मिस्टर शेखर, हम मौजूद थे एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर। हमें तो आपको जो है ना लेना चाहिए है वीकली पैनल पे कि एटलीस्ट कोई पॉजिटिविटी वाइब और जो रियलिस्टिक अप्रोच। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से मैच जीत जाएगा ना कल, तो उसके बाद मंडे को फिर शेखर को हम लाइन पर क्या आपने उनका धन्यवाद किया है? थी। क्या आपने शेखर साहब का धन्यवाद किया है? शेखर साहब के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि जितना ब्लंटली बोलते धन्यवाद से ज्यादा हमारी इनके लिए दुआएं ज्यादा है ना। एग्जैक्टली। शेखर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। चलें जी, मैच में हार जीत होती है, फिर लास्टली हम वही कहेंगे, मैच को इज्जत का, जिंदगी जान का मसला नहीं बनाना है आपने। हार जीत होती है तो लिहाजा जज्बातियत से गुरेज करें। हमारी टीम, हमारी जरा आवाम इमोशनल है ना, हर पेपर में सब फर्स्ट तो नहीं आते, सबके अलग अलग रैंक्स आते हैं, फर्स्ट कोई एक ही आता है। एनीवेज, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। इस वक्त दुनिया भर में जो अहम इस वक्त मौजू बना हुआ है, मौजूए बहस है, वो फ़लस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है। और अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इज़राइल की बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा है कि जिस तरह उनके बयानात आ रहे हैं, और आप अगर फुटेजेस देखें, आधे से ज़्यादा जो गज़ा है वो बिल्कुल लुकमा अजल बन चुका है और बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया दो जानिब हमें दिखाई दे रही है, बल्कि एक ही जानिब हमें दिखाई दे रही है। डिवीजन ज़्यादा इजराइल की तरफ जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त जो आलमी ज़बान बोली जाती है वो दुनिया में मईशत की ज़बान है। जो ताकतवर होता है उसको शायद एक क्लीन चिट मिल जाती है ना, वो जिसको मर्जी सफ़ाई हस्ती से मिटाए, जिसको मर्जी जुल्म सितम का निशाना बनाए। छोटा सा एक इजराइल है और पूरा वेस्ट, अमेरिका जैसी इतनी सुपर पावर वो उसके साथ है, कनाडा उसके साथ है, इंग्लैंड उसके साथ है, और हमारे पाकिस्तानी और नॉट द पाकिस्तानी, हमारे मुस्लिम कंट्रीज वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि कल मैं साउथ कोरिया का एक बयान देख रही थी, वो तक बोल उठे हैं कि ये ज्यादती हो रही है फ़लस्तीनियों के साथ, और हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा। सर्विस के अलावा कोई मुस्लिम उम्मा जो OIC है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, सिवाय मुज़म्मतों के ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कर। वरना आप अंदाज़ा लगाएं 58 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। वो एक बड़ी एक इस्लामिक फ़ौज बनी थी जिन पे हमारे साबिक सिपा सलार जो है राहिल शरीफ साहब, उनकी क़यादत में एक बड़ी इस्लामिक फ़ौज तरतीब दी थी। ऐसे मौके पे तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। खैर, इस वक्त हालात फ़लस्तीन के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन असल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहाँ से फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। जलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत सी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आप अपनी जान मुश्किल में डाल के रिपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। जो हमास के हमले हैं वो बताइए सबसे पहले कि इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है और इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपके नाज़रीन को एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। ये जंग की अगर आप सुनना चाहते हैं और आपके नाज़रीन को भी सुना दें, इससे ये जो जंग हुआ है इसकी शुरुआत और इसकी वजूहात क्या थी। इसकी वजूहात ये थी कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबेन, यानी इसराइल और हमास के माबेन आज से 1.5-2 साल पहले एक जंग बंदी का मुआहदा हुआ, और इस जंग बंदी का मुआहदा का कुछ शराइत, कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी थी जिसकी खिलाफ वर्जी इसराइल ने किया है। किस तरह किया है कि उन्होंने मस्जिद अल अक्सा के ऊपर लगातार हमला करते रहे, मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती करते रहे, और हमारे जो फ़लस्तीनी कैदी है इसराइल की जेलों में, उन पर तशद्दुद, उन पर जुल्म में तेज़ी इन्होंने लाए हैं। और गज़ा के ऊपर जो पाबंदियाँ है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मजबूत, मतलब उसको और मज़ीद कर दिया। और साथ साथ वक्फे से इसराइल भी हम गज़ा के ऊपर बमबारी करते रहे। अब आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। आपने कहा कि कितना नुकसान तो बहुत होगा,
ये तो एक अलग बात है कि इसराइल इस बात को छुपाते हैं। इसराइली हुकूमत या इसराइली अस्करी क़यादत इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि इनकी माइशत पर असर नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल इनकी माइशत पर असर होगा और बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि इसराइल के साथ जो हमारी हमास की जो जंगजू ने किया है वो इसराइल के गुमान में भी नहीं था। यानी कभी इसराइल ने सोचा भी नहीं है कि कभी भी हमारा साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि इसराइल ने बाकायदा इस हमला को 9/11 की इन्होंने का जो है वो नाम अच्छा दिया। जलाल साहब, ये बताइएगा, वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बहुत बुरी हालत है, इस वक्त हालत जंग में है, हालात इंतहाई संगीन है, लेकिन साथ साथ में यही भी कहा जा रहा है कि ये अब टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, तनाज़ा जो फ़लस्तीन है ये भी हल हो सकता है। आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्निंग गेम हो सकती है फ़लस्तीन के लिए? जी जलाल। देखिए, इसराइल, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं, इसराइल के साथ हमारा मुज़ाकरात आज से नहीं 35-40 साल के करीब हो गए। इसराइल प्यार, मोहब्बत और मुज़ाकरात का ज़बान नहीं समझते। जब तक इसराइल को डर ना हो, जब तक इसराइल को खौफ ना हो, इसराइल कभी भी हमें अपना हुकूक नहीं देगा। अब आपके सवाल ये है कि क्या ये टाइम है? बिल्कुल टाइम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारी जंगजू, अल्लाह इनको तौफीक दे, अगर हमारी जंगजू ने अपने जंग में, अपने मुकाबला में मजीद तेजी लाए हैं, मजीद इसराइल को नुकसान दिया है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि जब हमारे आज़ाद मुल्क हो, इंशाअल्लाह। लेकिन गज़ा पर जिस तरह से इजराइल वाली अटैक कर रहे हैं, ये तो फिर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, 2.2 बिलियन वहाँ पर लोग रहते हैं, और वहाँ पर इस तरह से बम्बार्टमेंट, आपको लगता है कि ये किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा? देखिए, ये जो इस वक्त बमबारी गज़ा के ऊपर हो रही है, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसका वजह यह है कि इसराइली फोर्सेस नाकाम हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस हमास की जंगजू से लड़ नहीं पा रहे, लड़ नहीं सकते, इसलिए वो जंगजू छोड़ के मासूम शहरियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इनको मुझे तो अभी तक तो मेरे सामने कोई एक भी जंगजू शहीद नहीं हुआ मेरा नजर में। जो शहीद हो रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे खवातीन हैं, बुजुर्ग लोग के मस्कीन और मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। इनके घर के ऊपर बमबारियां हो रही है, फजाई हमला हो रहा है। 10,000 10,000 फुट की बुलंदी पे इनकी जंगी तैयारे जो है, इनके जंगी जहाज़े बमबारी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल इनकी बुज़दिली है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो ज़मीन पर आकर हमारे जंगजू से लड़े, तो फिर पता चलेगा। ये तो एक मुनज़्ज़म फौज है ना। इसराइल अपना आप को समझते कि हम इस दौर के फ़िरौन हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई ताकतवर है ही नहीं। तो आप ज़मीन पे आ जाए ना। आप इतनी बुलंदी पे आप जंग कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ये कोई दिलेरी नहीं है। अच्छा जलाल, ये बताइएगा कि आलम अरब की जानिब से भी बड़े बयानात का सिलसिला आना शुरू हुआ है फ़लस्तीन की हिमायत में। आप समझते हैं कि ये जो बयानात हैं ये काफ़ी हैं या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? सर, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बशर्त आप मेरा जवाब दुनिया को सुनाइएगा। आप मेहरबानी फरमा के अरब और मुस्लिम उम्मा का नाम आप ना लें, क्योंकि अरब और मुस्लिम उम्मा से हमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट, कोई मदद नज़र नहीं आ रहा। ज़रूर मज़म्मतें बहुत है, करारदाद बहुत है, मीटिंग्स चल रही है, बातें चल रही है, मज़म्मतें चल रही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप OIC के लिए मेरा भी एक पैगाम है। OIC के लिए मेरा एक पैगाम है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा ये पैगाम ज़रूर पूरा दुनिया में फैलाए। OIC का कोई ज़रूरत नहीं है। OIC को तहलील करना चाहिए। जो OIC एक मुसलमान बच्चा
एक मुसलमान बच्चा का हिफाजत नहीं कर सकता, ना फ़लस्तीन में, ना कश्मीर में, ना बर्मा में, ना कहीं भी वो हिफाजत कर ही नहीं सकता, तो इसी का फ़ायदा क्या है, ज़रूरत क्या है, इसका काम क्या है जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। आपको शायद पता होगा, आप देख रहे होंगे इस वक्त गज़ा के अंदर क़यामत है, क़यामत है। गज़ा के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों के लाशें 3-3 टुकड़े हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद गज़ा का रहने वाला हूं, मुझे खुद पता नहीं है मेरा खानदान है कहां पर है, मेरा अपने भाई बहनें है कहां पर है। अब आप कहेंगे उम्मत मुस्लिमा और अरब ममालिक कोई भी मदद नहीं है, मज़म्मतें चल रही है, बयानात चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये चीज हम 75 साल से देख रहे हैं, आज से नहीं, हम 75 साल से हम तो इस चीज का आदी हो चुके। बिल्कुल ठीक है, आपने बात तो ठीक की है कि ओआईसी कुछ कर तो रही नहीं है, और ये बात आपसे पहले हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी बार डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन इस जंग के बाद भी इतना बड़ा जो ऑपरेशन हो रहा है फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट इसराइल की जानिब से, कोई इसके बाद भी कोई अरब या इसराइली ममालिक के कोई ताल्लुकात कोई ख़राब होते नज़र आ रहे हैं आपको? कोई अरब की जानिब से कोई रेजिस्टेंस शो करवाई जाएगी? देखिए, मैं अरब ममालिक, मैं नहीं समझता हूँ कि जो भी हो रहा है कि वो अरब ममालिक के ताल्लुक और इसराइल के ताल्लुकात के ऊपर कोई इतना बड़ा असर होगा, क्योंकि देखिए ये कोई नई बात है ही तो नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसराइल का जुल्म और बर्बरियत हम पर तो आज से थोड़ी है, इसराइल के जुल्म और बर्बरियत 75 साल से सर। इसके बावजूद अरब ममालिकों ने, मुस्लिम ममालिकों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, ये कोई नई बात है ही नहीं है। आप अगर ये समझते हैं आप या कोई और समझता है कि ये जो हो रहा है इस वक्त गज़ा में या जो जंग चल रही है ये इसका असर होगा, इसका एक इम्पैक्ट होगा कि ताल्लुकात को ऊपर इसराइल और अरब ममालिक के, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसराइल जो अरब ममालिक जो पिक चुके हैं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ अरब ममालिक है जो पिक चुके हैं, जो इसराइल का अपना आप को इसराइल का हवाला कर दिया है, ताल्लुकात कायम किए हैं और मज़ीद कुछ ममालिक ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, वो करेंगे। इनको इससे कोई, इस जंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जलाल, ये बताइएगा कि मस्जिद अक्सा तो हम सबका किबला अव्वल रहा है, तो अब ये बताएं, आपको लगता है क्या ये वाला जो ममालिक के ताल्लुक और सही के ताल्लुकात के ऊपर कोई इतना बड़ा असर होगा? क्योंकि देखिए ये कोई नई बात है, राइट। अच्छा जलाल, ये बताइएगा, अब आपको लगता है कि इस मामले पर फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा जो कि हमारा किबला अव्वल है, इस इशू को बेस बनाकर तमाम इस्लामिक कंट्रीज वो यूनाइट हो सकते हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि इसी तरह हम लोग मुंतशिर रहेंगे, बिखरे रहेंगे? देखिए, ये इत्तेहाद उस वक्त हो सकता है, जब अमेरिका चाहेगा, और वो कभी भी अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा कि हमारे मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हों, ठीक है ना जी। तो ये इत्तेहाद, हम तो देखिए, मेरा उम्र तो 50 साल हो, हम तो सदियों से सुन रहे हैं कि कब होगा वो इत्तेहाद है। इत्तेहाद होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर कोई इक़्तिदार के पीछे भागता है, हर कोई अपना मुल्क का हाकिम, हर अपना मुल्क का सदर और लीडर बनना चाह रहा है। ये इत्तेहाद मुश्किल है, और इस इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका है, और अमेरिका का साथी जो ममालिक है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अरब मुल्क मुत्तहिद हो जाए, कभी भी नहीं चाहेंगे मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो जिस तरह से जंग जारी है हमास और इजराइल के दरमियान, फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान नहीं, तो इसके असरात आप क्या देख रहे हैं, क्या होंगे पूरी दुनिया पर? क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ ये जाएंगे सारी सूरत हाल? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है जंग हमास और इसराइल के बीच में, इससे पहले भी कई बार हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि खित्ता के अंदर इसका कोई बड़ा असर होगा, कुछ नहीं होगा। चंद दिन ये जंग चलती रहेगी, मज़ीद इसराइल हमारे फ़लस्तीनियों में से लोगों को कत्ल आम करेंगे, मज़ीद हमारे फ़लस्तीनियों में से शहीद होंगे, ज़ख्मी होंगे, और आखिर में एक जंग बंदी का मुआहदा होगा और खामोशी हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं। ये मेरे अल्फाज भी याद रखिएगा। और जो भी जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने बात पेशगोई की है आज से 2-3 साल पहले, वही हुई।
और जंग बंदी होगी, लेकिन जंग बंदी उस वक्त होगी जब इसराइल अपना पूरा एक फिक्शन, इसराइल तो अभी गुस्सा में है ना जी कि आपने हमारे 1300 इसराइलियों को मार दिया, फ़लस्तीनियों ने 1300 इसराइलियों को मार दिया और तकरीबन लगभग 4-5 हज़ार जख्मियों को किए, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा होगा। अच्छा, लास्टली जलाल साहब ये बताइएगा, जो मिस्र की बड़ी जामियातुल अज़हर है उसने बड़ी खुलकर मजम्मत की है इजराइल की, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से भी, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इसकी मजम्मत जो इनका साथ नहीं देंगे तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। और लास्टली फिर ये भी बताएं कि अहलियाने पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं उनको आप कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मेरा पैगाम हमारे पाकिस्तानी अवाम भाइयों के लिए, मेहरबानी करिए आप पैगाम सुना दे ज़रूर। देखिए, गज़ा का अंदर जो मजलूम अवाम है जिसका कत्ल आम किया जा रहा है, सबसे पहली बात तो इनके लिए दुआ करें। हमें पाकिस्तानी अवाम से अपील है कि दुआ करें और कुछ नहीं है। हमें पता है पाकिस्तान की कि हुकूमत हो या अवाम हो या अफवाज की, सबके दिल। जनाब, बहुत ही कोई अमेजिंग सी एक स्टोरी है और उस पे आप, मैं, बुजुर्ग, मतलब जवान, सियासी लड़का लड़की कोई भी है ना, मतलब वो ये काम जरूर करता है। जो बाकी लोग होते हैं वो उम्र के कुछ हिस्से में जाके करते हैं, कुछ लोग फैशन के तौर पर करते हैं, सारे मेरे ख्याल कुछ लोग छुपा लेते हैं ना, फैशन कलर में जाता है, कोई अपने जो चांदी है उसको छुपाने के लिए काला कोला लगा के उसको खूब। अच्छा, ये देखें, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है ना कि वो खूबसूरत दिखे, खूबसूरत नजर आए। वैसे तो बातें होती हैं, आपने बहुत से सर्वेस देखे होंगे, सियासी सर्वेस देखे होंगे कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। गैलप का आपने नाम सुना है, गैलप हमेशा से सर्वे करती रही है किस पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत कितनी है, किस पार्टी की मकबूलियत कितनी है। लेकिन अब जो गैलप ने सर्वे किया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो जनाब, इस सर्वे में ये बात उन्होंने बताई है कि कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो अपने बालों को रंगते हैं, यानी कि हेयर डाई करते हैं। तो उसमें से जो ताज़ा सर्वे गैलप का आया है उसमें से जनाब खबर ये है कि हर 10 में से 3 पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बालों को रंगते हैं। नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं, जाहिर है इससे ज्यादा होगी। कॉलेज में तो हर लड़की ने किया होता है, बहुत रेयर होता है। लेकिन शहरों में जरा ये शहरों में ट्रेंड ज्यादा है, गाँव में मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता, लेकिन फिर भी ये सर्वे तो हुआ है। लेकिन इस सर्वे से जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे ये हुआ है और बड़ा कमाल का सर्वे गैलप ने किया है। इस पे हम इनको दाद देते हैं कि ये चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए। बिलाल गिलानी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा, सबसे पहले आप खुद बाल रंगते हैं प्लीज? यही आपसे, आप खुद भी सर्वे में शामिल है बाल रंगने में? बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत दाढ़ी अपनी डाया करता हूँ। ये थोड़े का लफ्ज ना वैसे आपने इजाफी लगाया है साथ, आप कह दें। अच्छा, घर की ग्रोसरी में ना हमेशा डाई कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी ब्रांड का। अच्छा, मर्द नाना रंगे, उनकी जो बीवियां हैं उनकी तरफ से डिमांड आ जाती है, आप, और अच्छी बात है, रंगने चाहिए। सर, सबसे पहले ये बताएं, ये इतना मजे का सर्वे, ये क्रिएटिव आइडिया, ये किसके माइंड में आया कि ये वाला सर्वे भी होना चाहिए? और बड़ा जबरदस्त सर्वे किया गैलप ने, लोग तंग आ चुके हैं सियासी सर्वे से। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा इदारा तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में सर्वेस कर रहा है, तो अक्सर जो सर्वे मीडिया में आते हैं वो बहुत ही खुश्क सब्जेक्ट्स के होते हैं। हमारी ख्वाहिश भी होती है कि ऐसे सर्वे कम चलें, मगर पॉलिटिक्स पे और इकॉनमी पे कभी काफ़ी मायूस कुन खबरें भी उस सर्वे से मुताल्लिक हो जाती हैं। तो आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है वो सियासत से और मायूसी से काफ़ी दूर भी है। तो हमने सोचा कि किसी ऐसे दिलचस्प सर्वे पे, इशू पे भी सर्वे किया जाए जिस पे आम पाकिस्तानी का भी इंटरेस्ट हो। और एक मकसद सर्वेस करने का और आपके साथ इनको पब्लिश करने का वो ये भी है कि हम पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स जो हैं, जो शुमारियात हैं, उसको भी फ़रोग देना चाहते हैं। तो एक पार्टली इस तरह के सर्वे से जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो ये वैसे मैं एक बात बताऊं, आपने ना बड़ा अच्छा एक ये सर्वे करके ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ना एक बड़ा अच्छा इलेक्शन कैंपेन भी दे दिया है। जो हमारे जलसे में आएगा उसे फ्री का हेयर डाई मिलेगा। इट कुड बी पॉसिबल।
और फिर लोग लाजमी आएंगे। बिलाल, ये मतलब अगर इसका थॉट प्रोसेस तो हमने बात कर ली, किस तरह से सर्वे किया जाता था? क्या लोगों से पूछा जा आप अपने बाल रंगते हैं? मतलब क्या सवाल किए जाते थे जो आपने मर्द और खवातीन से किए हैं? खवातीन तो बता देती होंगी कि हम तो ब्यूटी पार्लर से जाके करवाते हैं, मर्द तो शर्माते होंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल हमारे अपने नेचुरल बाल है, कौन लगाता है इसको काला करने के लिए? मर्द जरा शाय होते हैं इस मामले में। बिल्कुल। ये जो सर्वे है ये हम फ़ोन पर करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ यूनिक फ़ोन नंबर्स हैं। उन 12 करोड़ में एक रैंडम कुरानदाजी के ज़रिए 2000 अफराद का हमने इसमें इंतखाब किया। वो 2000 अफराद जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में थे, तकरीबन 150 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए थे। उसमें यंग भी थे, बूढ़े भी थे। और जब हमने उनसे सवाल किया तो उनको भी ये सवाल दिलचस्प लगा, क्योंकि आमतौर पर उनसे भी जब लोग सवाल पूछते हैं तो कोई थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं, तो ये एक उनके लिए रिलेटिवली आसान सवाल था। और मर्द और ख़वातीन दोनों से पूछा गया। इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ जो चीज़ें मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही पाकिस्तान में किसी न किसी फॉर्म में बाल रंगते हैं। ख़वातीन में वो शरह थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर मर्दों में भी शरह पाई जाती है। और ये जैसे आप भी बता रही थी कि यानी इसमें बूढ़े अफराद या थोड़े से मेच्योर एज के अफराद भी शामिल हैं जो बाल रंगते हैं, मगर यंग एज में भी लोग बाल रंगते हैं। तो एक मेजरली एक फैशन के लिए, एक पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। और जो सर्वे का एक मकसद था वो इस तरह के इश्यूज पे भी देखना था कि आमतौर पर इंसान अपनी शख्सियत की जब अक्कासी करना चाहता है, उसके बारे में सोचना चाहता है, तो वो अपने किसी एक सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने अच्छा बिलाल साहब, वैसे ना मुझे इस सर्वे की करते सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है? अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा भी ये था, ऐसा सर्वे फोन पे ही होना चाहिए, क्योंकि खवातीन से जब कोई इंटरेक्शन जब साफ फेस टू फेस हो तो वो माइंड भी कर सकती है इस चीज का। तो ये बड़ा एक हिकमत के तहत आप लोगों ने टेलीफोन पे सर्वे लिया। अच्छा, वैसे माइंड भी टेलीफोन पे करेगा क्या? इतना इंटरेस्टिंग कुछ जवाब किसी ने ऐसा दिया, किसी ने माइंड किया हो कि हम क्यों जवाब दें, आप क्यों हमसे ऐसे सवाल करें? क्योंकि रैंडम वो थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैलप हमसे ये सर्वे के लिए पूछ रहा है, तो वो कहेंगे कि भाई आप कौन है, क्यों पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने कुछ थोड़ा बहुत तो इसका लिहाज किया कि जैसे ख्वातीन से सिर्फ एक ख्वातीन इंटरव्यूअर ही सवाल करें, मगर कुछ लोगों ने पहले कहा कि हाँ करते हैं, फिर बाद में सोचा कि शायद उनके बारे में उनके घर वाले क्या सोचेंगे, तो इसलिए उन्होंने जवाब तब्दील कर लिया। तो इस तरह के दिलचस्प सवाल यंग एज में जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया कि नहीं मैं आजकल इस तरह का रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं इस तरह का रंग इस्तेमाल करता हूँ, या इस जो टीवी एक्टर हैं इनको मैं फॉलो करने के लिए इनके रंग के बाल जो है वो आजकल डाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत दिलचस्प रहा हमारे लिए भी। अच्छा बिलाल साहब, नेक्स्ट सर्वे ना वैसे ये होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस कौन कौन से ऐसे हैं जो बाल रंगते हैं, जो अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो देते हैं, तो ये भी बड़ा मजे का एक गैलप का सर्वे होगा। क्या ख्याल है, कोई माइंड में कुछ इस तरह का सर्वे करने का इरादा है, या ये सर्वे भी हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा उम्र छुपाती हैं, लड़के ज्यादा छुपाते हैं? अच्छा, ये तो अंडरस्टूड बात है, मतलब सभी कहीं ना कहीं लेवल पर छुपाते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा, मतलब इस पे सर्वे की क्या बात है? मैं आपको लेडीज ओपिनियन दे रही हूँ। और वैसे भी ऑनेस्टली आपने अपनी ओपिनियन दी है। आई थिंक ये ऐसे ही होता है, और वैसे पूछना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये एथिकली आपको किसी से पूछना भी नहीं चाहिए कि आपकी एज कितनी है या ऑल दैट स्टफ। ये बड़ा वैसे ऑकवर्ड लगता है, या आपकी इनकम कितनी है, या ये आई मीन दीज काइंड ऑफ वेरी पर्सनल क्वेश्चन यू शुडंट आस्क टू द पीपल। एनीवेज, अभी जो आप ये जो सर्वे लेकर आए हैं, इसमें आपकी टीम का कैसे मतलब कैसे कन्विंस करते थे उन्हें? आपकी टीम की भी तो एफर्ट होगी ना, तो वो टीम तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताती होगी कि सर आज हमें एक सर्वे किया तो ये इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स मिले। अच्छा, वैसे इसके बाद, इस सर्वे के बाद ये तो पता चल गया होगा आपको और आपकी टीम को कि ट्रेंडिंग फैशन कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग कलर कौन सा चल रहा है। इसके बाद ये तो पता चल गया होगा, एज अ फैशन एक्सपर्ट आप आ सकते हैं। सो एक कुछ मकसद इसका एक मार्केट एनालिसिस भी करना था, जैसे आपने भी बताया कि हम एक कंसल्टिंग फर्म भी हैं। तो एक मकसद ये भी था कि ये जाना जा सके कि पाकिस्तान में इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी टोटल मार्केट क्या है, और वो दूसरे मुल्कों से कैसे कंपेयर करती है, और पाकिस्तान में इस शोबे में इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटी है। और हमें ये देखने में मिला कि ये सिर्फ कोई उस तरह का शौक नहीं है कि जो सिर्फ अमीर लोग करते हों,
गरीब लोग जो हैं या मिडिल क्लास भी हैं वो भी इस पे पैसा खर्च करते हैं, अर्बन इलाकों में भी, रूरल इलाकों में भी। और लोकल प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में अब बन रही हैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और इंटरनेशनल भी। एक और जो चीज़ हमें लोगों से सुनने में मिली कि कई लोगों के लिए ये ऐसा जो उतना फैशन नहीं है। कई कई अफराद के बाल जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं, जिनके लिए फिर एक तरह से हमारे माशरे में एक ताबू सा भी है सफ़ेद बालों के हवाले से। तो उनके लिए एक ज़रूरत बन जाती है कि अभी जवान हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो किस तरीके से वो अपनी माशरे में कबूलियत इख्तियार करें। तो इससे हमें ये भी सोचने का मौका मिला कि कुछ इस तरह के जो ताबूज़ हैं हमारे यहाँ कि ख़वातीन के बाल हमेशा सफ़ेद ही रहने चाहिए, और उनको एक मजबूरी भी महसूस होती है कि अगर करना ना भी चाहें तो उन्हें माशरे में कबूलियत के लिए। तो हमें ये भी सोचने का मौका मिला कि ऐसे इश्यूज़ पे भी पाकिस्तान में सोचना चाहिए कि ये जो ताबूज़ हैं ये शायद लोगों की जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होते, उनको एक दिक्कत महसूस होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। अच्छा, वैसे तो ये चीज़ है, right. मतलब हर किसी की Acceptability पर्सनल नहीं है। डेवलपमेंट सबका राइट है, मतलब ये टैबू तो है एक किस्म का, बट हर किसी की राइट है, हर किसी की चॉइस है कि वो अपने बालों को डाई करे या ना करे, ये तो सबकी अपनी मर्जी अच्छा, होती है। वैसे ये बड़े हैरान कौन है? आई मीन आई एम फेसिंग द ग्रे हेयर प्रॉब्लम सिंस आई वाज 17, और अगर कभी ग्रे हेयर नज़र आ जाए, पीपल डायरेक्टली आस्क यू, ओह आपके वाइट बाल हैं, आपके ग्रे हेयर्स हैं, मतलब इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? जो पूछते हैं क्या उनके सर में बाल वाइट नहीं होंगे? और ये इतना फोबिया बना दिया गया है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये सबको प्रॉब्लम है ये। जी बिल्कुल, और कई लोगों के लिए एक मेडिकल इशू होता है, उस मेडिकल इशू के हवाले से लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते। तो इस तरह के दिलचस्प पहलू नज़र आते रहते हैं। मकसद यही था कि हम एक साइंटिफिक एक्सरसाइज करें, और फिर उस छोटे छोटे कई जो इंसानों के एक्सप्रेशन के पहलू होते हैं उनसे उनकी शख्सियत और माशरे की एक शख्सियत के बारे में समझने का मौका मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही कोई प्रोफाउंड हो, कई दफ़ा स्मॉल विंडोज़ इनटू पीपल्स लाइफ जो है वो हमें एक दिखाती है। कुछ हद तक ये मॉडर्निटी को जांचने का भी है। हमें देखने में मिला कि लोग जो हैं वो जो पॉप स्टार्स हैं कई मुल्कों में वो मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल करते हैं, उनको फॉलो तो यंगर जनरेशन में एक छोटी सी कोई स्ट्रीक जो है वो बालों में लगाने का, और मर्द और ख्वातीन दोनों में इस तरह की चीज़ जब हमें देखने में मिली, तो हमें कुछ ये भी अंदाज़ा हुआ कि लोगों के इस वक्त आइडियल्स कौन हैं, किनको वो अपना इस तरह के इश्यूज़ में वो लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे लोगों के जो एक ओढ़ना बिछोड़ना है इसको वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक मज़े का पहलू भी ढूंढना था, बल्कि साथ में उस मज़े के पहलू में एक डीपर रिसर्च एलिमेंट भी शामिल। तो आगे नेक्स्ट क्या सर्वे होने जा रहा है इतना इंटरेस्टिंग, आज आप न्यूज़ मॉर्निंग में बता दें। कोई ऐसा कोई मज़े का कोई आपकी टीम ने सजेशन दी है, या हम कोई सजेशन दें आपको? अच्छा, वैसे ऐसे सजेशन मेरा ख्याल है खवातीन ही दे सकती हैं। बिलाल साहब, ये आइडिया किसका था? पूरी टीम का था, या टीम में मौजूद किसी फीमेल का था, या आपका ज़ाती आइडिया था? बिल्कुल। सो मैं खुद क्योंकि इस उम्र से गुजर रहा हूँ जिसमें बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं तो पार्टली एक मेरे जहन में भी आया कि मेरे जैसे और कितने अफराद हैं और कितने जल्दी या देर से होते हैं। एक और जो सर्वे हम अभी सोच रहे हैं वो जो इससे सिमिलर है, वो ये कि पाकिस्तान में पालतू जानवर कितने लोग रखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं कि और इसमें इंटरेस्टिंगली बर्ड्स मोस्ट कॉमन एक पेट हमें नजर आ रहा है कि लोग जो है वो कबूतर पालते हैं पाकिस्तान के गांवों में और शहरों बर्ड्स के लव बर्ड्स दोनों में से कौन से? ये तो पता चलेगा जब सर्वे होगा, तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। राइट, ये तो ये बहुत बड़ा शुक्रिया बिलाल मजे साहब, का बहुत वैसे शुक्रिया। सर्वे। इंशाल्लाह अगले सर्वे के हम आपके मुंतजिर रहेंगे, और ऐसा ही सियासत से इन चीज़ों से थक गए हैं, ऐसे सर्वेज होने चाहिए। और वाकई में वैसे तो मुझे इस सर्वे में जिसमें कहा गया कि 68% लोगों ने इनकार किया है
कि वो बाल हेयर डाई नहीं करते, नहीं करते। 32% ने कहा है, तो मेरा ख्याल है ये उल्टी फिगर होगी। हाँ 32% नहीं करते होंगे और 68% करते होंगे, लेकिन वो ये है ना कि बाद में पता ना चल जाए लोगों को, तो अपना जवाब चेंज कर लेते थे। बट ये था जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सर्वे एंड व्हिच वाज गुड, अ हेल्दी। अच्छा अब जरा खेल की बात करें तो खेल में आपको पता है लास्ट मैच में, हाँ खेल से ज्यादा खिलाड़ी की बात है, खेल की नहीं खिलाड़ी की बात है। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में बड़ी जबरदस्त फखर जमान को रिप्लेस किया था उन्होंने, और पहला उनका डेब्यू था वर्ल्ड कप में, और उन्होंने जिस तरीके से शानदार तरीके से सेंचुरी स्कोर की है, सेंचुरी के बाद उनकी बड़ी पजीराई है, जितना कॉन्फिडेंटली वो खेले हैं। उनकी जरा लाइफ के बारे में हमने थोड़ा सा जानना चाहा। उनकी आवाज बड़ी अच्छी है। उनकी बैटिंग से ज्यादा उनकी आवाज बहुत मधुर आवाज है, बड़ी खूबसूरत आवाज है। अब्दुल्ला शफीक सिंगिंग कैसे करते हैं आपको वो दिखाते हैं। अब्दुल्ला शफीक की इतनी ज़बरदस्त सिंगिंग के बाद हमने अब कोशिश की ज़्यादा बात हम उनकी बैटिंग पे ही करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे ही बात करेंगे। तो सिंगिंग तो एक उनका वो अलग से शौक है, नहीं बहुत अच्छा गाते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन ज़्यादा उनकी बैटिंग पर ही हम फोकस करेंगे। हमारे लिए भी अच्छा है, एक हॉबी होती है ना, अब्दुल्ला के लिए अच्छा है कि वो क्रिकेटर बन गए के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर होशरुबा महंगाई में इजाफा हो चुका है, और इस महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शहरों को छोड़कर वापस अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रही हैं, जो यहाँ पर छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, जो कि यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे थे, जो सख्त जान काम कर रहे थे, जो कि अपने घर वालों का पेट जो है वो पाल रहे थे, उन्हें गुजर बसर करने के लिए जो सख्त जान काम कर रहे थे, कि देहातों में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो यहाँ पर शहरी आबादी में रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ के किराए, यहाँ का बिजली, यहाँ की जो लाइफ है वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, और एक होशरुबा इजाफे तक ये हद बढ़ती जा रही है कि लोग शहरों से निकलकर वापस अपने आबाई इलाकों, देहातों में जा रहे हैं। कि लोग आते हैं शहरों में क्योंकि रोजगार के मौके ज़्यादा होते हैं, और इस तमन्ना और इस आस के साथ आते हैं अपने प्यारों को छोड़कर। जुदाई के साथ जुदाई होती है, जाहिर बात है कि आप माइग्रेट करते हैं। सिर्फ एक आस, एक उमंग होती है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसके लिए आप ये तमाम चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। लेकिन अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो लोग जो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए, अपनों को खैरबाद कह के अपनों से दूर शहरों में आए थे। अब शहरों में जाहिर बात है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, शहर में जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे वैसे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फ्यूल महंगा है, उसके अलावा फिर किराए हैं घरों के। तो अब वो लोग बेचारे महंगाई के हाथों तंग आकर फाइनली मजबूरन इतनी चीज़ों के बाद, इतने वक्त गुजरने के बाद, अब वो लोग वापस अपने देहातों को जाना शुरू हो चुके हैं। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि एक शख्स जो अच्छे मुस्तकबिल के लिए गया था शहर के अंदर, ये ख्वाब था उसका कि उसका बच्चा कोई अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा, उसके बच्चे को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकेगा। लेकिन अब इन हालात के बायस जो रिपोर्ट सामने आई है, गैलप का जो सर्वे सामने आया है, बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि दोबारा से अपने घरों को वापस आ रहे हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एब्सोल्युटली, ये तो सूरत हाल है ही, लेकिन जो आगे बढ़ते हुए जो ख़बर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसको इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, और उसको करना भी चाहिए है। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन की जानिब से एक बयान दिया गया। अब ज़ाहिर है एक ऐसा मुल्क जिसका पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस्ड है, वो मुल्क, उसका सदर एक ऐसा बयान दे रहा है और ये कह रहा है कि हालिया जो हमास ने अटैक किया है इसराइल में, उसके बाद हुआ ये है कि हमास की जानिब से जो इजरायली लोग जो उन्होंने अपने बंदी बना लिए हैं, जो अपने साथ लेकर गए हैं, उन बच्चों के सर कलम कर दिए गए हैं। ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, और ये फेक वीडियोस है। जो बाइडन ने ये बयान दिया और उसके बाद से हो ये गया कि बयान देने के बाद कि जो व्हाइट हाउस है उसकी जानिब से दोबारा से जो बाइडन ने ये जो कुछ कहा, इस पर तो हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अभी जिस महंगाई की मैं बात कर रहा था कि आखिर ये नौबत यहाँ तक क्यों आन पहुँची और इसका जिम्मेदार कौन है कि लोग अपने प्यारों को खैरबाद कह के जो शहरों में आए थे वो वापस दोबारा से देहातों में जाकर आबाद होना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर बताइएगा, आप इस तमाम तर बहरान का जिम्मेदार किसको समझते हैं
कि एक शख्स अपने घर के सिर्फ जो उसके ख्वाब हैं अच्छे मुस्तकबिल के वो पूरे हो सकें, अब वो मजबूर होकर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, वापस देहातों का रुख कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है सर इन सारे हालात का? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात इंतहाई तकलीफ देह है कि 12 जुलाई 2023 को हमारा IMF से मुआहदा हुआ, उनकी तरफ से किस्त मिल गई, दोस्त मुल्कों से कई अरब डॉलर मिल गए, उसके बावजूद हमारे बेशतर माशी इशारे ख़राब हैं और महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल वाज़ेह मतलब ये है कि जो तबाही बर्बादी आ रही है जिसमें महंगाई सर फहरिस्त है, उसका ताल्लुक़ हमारी हुकूमत की पॉलिसियों से है, हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी से है, हमारी FBR की पॉलिसियों से है, हमारी सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियों से है और हमारे इदारों की पॉलिसियों से है। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको जुनूब एशिया में हमारा मुल्क है। जुनूब एशिया का इस साल महंगाई का जो औसत है वो है 6.6 और हमारा इस साल जो प्रोजेक्शन है वो 26.5%। यानी जुनूबी एशिया के औसत के मुकाबले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ कि हमें अदल का सबक दिया गया है, महंगाई 4 गुना ज़्यादा। लेकिन यही नहीं, जुनूबी एशिया का जो शरह नमू का औसत है वो है 5.4, हमारा है 2%। यानी शरह नमू उनकी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा और महंगाई हमारी 4 गुना ज़्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अशराफिया की मईशत जो है, जुल्म का निज़ाम जो है, एहसाब का ना होना, टैक्सों का जो है वो जालमाना निज़ाम, उसके बाद रुपए की कदर को दानिस्ता गिरने देना, सट्टेबाजी, हुंडी हवाले का कारोबार, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, इदारे क्या कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। SCCP क्या कर रहा है। हाँ, हुकूमत शोबे के इदारे बेशतर नुकसानात दिखा रहे हैं और अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। बैंकारी का निज़ाम रोज़ बरोज़ जो है ना इस्तेहसाली होता चला जा रहा है। तो हमें और आपको संजीदगी से ये सोचना है कि ये तबाही बर्बादी एक ऐसे मुल्क में आ रही है जहाँ के फीकस आमदनी हमारी गिर रही है, हमारी फीकस आमदनी गिर रही, महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि गरीब आवाम जो 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी ज़िंदगी अजीरन है, होती चली जा रही है। वो अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस है। वो आज अपने बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं खिला सकते, अपने बच्चों का इलाज मुआवजा और ख़ानदान का नहीं करा सकते, उनको पेट भर कर मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी वो जो है वो पैट्रियोटिज्म होगा, या वो तो मुल्क की सलामती से मायूस है। तो मुझे जो खौफ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये हो रहा है और हम जो है वो तालियां पीट रहे हैं कि जी $100 अरब की सरमायाकारी आने वाली है और हम दहशतगर्दी में ताकत इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, हम जो है 2001 के बाद से हमने देखा है, अगर आप ताकत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और लोगों के दिलो दिमाग नहीं जीतते। और बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हमें आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम सिर्फ बिल्कुल लेमैन की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेचारा गरीब है, जिसको 20-25 हज़ार मिलते हैं, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता उसे पूरा, और वो फिर तंग आकर जो है वो वापस अपने बच्चों को, अपने बीवी को वापस गांव भेज रहा है कि वहाँ पर जाकर गुजारा कर ले, क्योंकि यहाँ पर तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वर्कर्स सारे अर्बन एरिया से वापस रूरल एरिया में चले जाएंगे तो इसके असरात हमारी इकोनॉमी पर क्या होंगे और अर्बन एरियाज़ पर कितने असरात इस पे होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि रूरल एरियाज़ में क्या गुर्बत कम है, क्या वहाँ महंगाई कम है? हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जा रहा है। इसका मतलब लाइफस्टाइल वहाँ पर इतना अफोर्डेबल है, मतलब अफोर्डेबल हो जाता है, वहाँ पर इतनी शायद फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो लोग बगैर फैसिलिटीज़ के गुजारा कर रहे हैं। जी, मैं तो देख रहा हूँ कि इंसान की ज़रूरत जो होती है उसमें इलाज मुआवजा भी होता है। पहले तो अपने बच्चों को जहाँ मुफ्त तालीम थी वहाँ से उठा के ले गया, वहाँ चला गया, फिर इलाज मुआवजा हमारा, देखिए हमारा दुनिया का उन मुल्कों में शामिल है जो सेहत पर हम इंतहाई कम रकूम खर्च करते हैं, अफ्रीका के गरीब मुल्कों से। अब अगर शहर में कहीं 15-20 मील दूर जाके सरकारी अस्पताल में उसका कोई सख्त बीमारी हो जाए, खुदा इलाज हो जाता था, अगर खुदा न खास्ता बीमारी हो, ये भी तो देखिए कि वहाँ पर उनको सहूलियात तालीम की और सेहत की मैसर नहीं है। ठीक है, वो जो है वो चाय रोटी से या सब्ज़ी रोटी से गुजारा कर लेता है, कैलोरीज वहाँ भी नहीं मिलती, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में तालीम भी है, सेहत भी है, इलाज मुआवजा भी है। तो मुझे जो खौफ है वो ये है कि आप अपनी अगली नस्ल, मेरे मुल्क के जो बच्चे हैं, मैं आपको अगर बताऊँ कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं
वो लागर हैं, कमज़ोर हैं, उनकी जो कद है वो उम्र के लिहाज से कम है और उनका वज़न जो है वो कद के लिहाज से कम है। तो ये देखिए कि आप कहते हैं हमारे असासे हैं क्योंकि हमारे नौजवान ज़्यादा हैं, ये असासे नहीं हैं। आपने ना उनको हुनर दिया, ना तालीम दी, ना सेहत दिया। तो ये भी तो आप सोचिए कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा अगली नस्ल का आपका। मैं आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ उनको पेट भर जाए, लेकिन इंसानी ज़रूरियात, ये जो आपकी आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा हुनर से महरूम है, इलाज मुआवजे से महरूम है, सेहत कमज़ोर है और तालीम नहीं है, तो वो आपका मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा? हमें अपने कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे ना सर। मसला ये है कि 65% हमारी यूथ है और कर कुछ नहीं रही है। लेकिन ये देखिए कि जो शहर में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर चीज़ का रेट, और फिर ये जो गरीब लोग बेचारे जिन्होंने कुछ रेडियो पे कुछ सामान लगाया होता है, किसी दुकान के आगे कुछ स्टॉल सा ख़रीदा होता है, वहाँ पर चीज़ें लगा देते हैं। घरों को रंगने वाले जो हैं वो लोग, पेंट करने वाले, ये तमाम तो ले मैन है ना, जो मजदूर लोग हैं, लेबर तबका है, यही तो है जो कि अफोर्डेबल होता है कोई मिडिल क्लास वालों को भी, कि बड़े अगर किसी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ का रेट अलग होगा, इन्हीं से गुजारा वगैरह चल जाता है। तो अगर ये सब लोग चले गए शहरी आबादियों से तो फिर तो शहरी आबादियों का मज़ीद बुरा हाल हो जाएगा। देखिए, मैं तो आपको ये जो बातें बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मसाइल जो जिसका हल हम पेश कर सकें। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपने 18% GST लगा दिया, पेट्रोल के नर्ख आप बढ़ाते हैं, बिजली के नर्ख आप बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख आप बढ़ाते हैं। अब आप ये देखिए कि मेरा मुल्क तो इम्पोर्ट्स पर भरोसा करता है। मेरी 5 साल की जो बरामदात हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, 160 अरब डॉलर, और मेरी इम्पोर्ट्स जो हैं वो जो है ना तकरीबन दुगने से ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप 177 रुपये का डॉलर था फरवरी 2022 में, उसको आप 300 रुपये पे ले गए, तो जो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट है वो दुगनी से ज़्यादा महंगी हो गई। फिर उस पर GST भी लग गया, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी भी लग गया। तो जो महंगाई है वो तो उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना रहा है। नंबर 1 तो ये हो गया, रुपए की कदर को आप गिरा रहे हैं। फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, फिर आप जो है ना पेट्रोलियम नेवी में 870 अरब रुपये ले रहे हैं, फिर बिजली के नर्ख भी बढ़ने हैं, गैस के नर्ख आपको बढ़ने हैं। फिर मैं आपको बताऊं तो हैरान हो जाएंगे। देखिए, मेरे मुल्क के आवाम 24 करोड़ आवाम टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये अभी जो फिगर निकाली है वो ये कि 2023 में जो मुल्क के कर्जे लिए गए थे उस पर 3400 तखमीना था कि हम सूद देंगे, और एक साल में वो 6400 हो गए। तो अगर आप 6400 यानी दुगना सूद दे देंगे तो जिस आदमी ने टैक्स दिया उसको बदले में क्या मिलेगा? जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे कि तबाही बर्बादी क्यों आ रही है, रोना जरूर अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो बताना होगा कि आप कर्जे किसके लिए ले रहे हैं। 22% जो आपने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, तो एक साल में मेरा 6400 अरब रुपया सूद में चला गया, जबकि पिछले साल 3400। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। असल चीज यही है कि हमारा ज्यादा फोकस, हमारी एनर्जी ज्यादा कर्जे लेने पर होती है कि किसी तरह कर जाए। इकोनॉमी को कॉस्मेटिक की बजाय नेचुरल तरीके से सही करने पर हमारी तवज्जो नहीं होती है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके वक्त था। नाज़रीन, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जब से जारी है उसके बाद से बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, और फेक न्यूज़ पे तो कोई आम आदमी, कोई आम इंसान चले जो देखता है वो बिलीव कर लेता है, जिसे नहीं पता है कि ये जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा, बहुत क्विकली गर्दिश करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन एक सुपर पावर का स्टेट, एक ऐसा आदमी जो कि इन्फ्लुएंस्ड है, जिसकी एक पूरी मीडिया टीम है, जिसको अपडेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो बाइडन, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि हमास ने इजरायली 40 बच्चों का सर कलम कर दिया, और कहा है कि उसके बाद तो वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं, इस किस्म की खबरें ज़ेरे गर्दिश है। फिर बरतानिया की जानिब से, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से, इसके अलावा और बहुत से ऐसे मैगजीन्स हैं जिन पे जो फेक न्यूज़ है वो कहा जा रहा है, जिसके कोई शवाहिद नहीं है। और उसके बाद व्हाइट हाउस, मतलब आप ये देखें कि जो बाइडन की खबर के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से बात भी अपने सदर की तरदीद की गई है कि हमारा ये बयान हमारे सदर का गलत है। अमेरिका ने कोई पहली दफा झूठ नहीं बोला, ये इनको, मुझे पूरी बात से अच्छी तरह यकीन है कि जो बाइडन को पता होगा, लेकिन इजराइल का एक सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए और हमास को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया होगा। लेकिन शुक्र है व्हाइट हाउस माना तो सही झूठ है। आपको पता है कि इससे पहले अमेरिका पहले भी झूठ बोलता रहा है। पूरे इराक को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, तहस नहस कर दिया गया, सिर्फ
जॉर्ज बुश ने ये जो झूठ बोला था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो इसकी बुनियाद पर और एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकला, और लेकिन पूरा इराक जो है वो खून की होली में नहला दिया गया। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में जिस तरह 9/11 के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया और वो इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हुआ, पूरे अफगानिस्तान को बारूद से रंग दिया गया और अफगानिस्तान में अभी तक देखें कि क्या हालात हैं। तो ये अमेरिका की एक सीरीज है झूठ की। किसी भी मुल्क पर जब वो हमलावर होता है तो इस तरह के झूठ गढ़े जाते हैं। तो ये जो बाइडन ने ये जो बात कही है ये इत्तफाकिया नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है कि फेक होगी। हाँ, वो अलग बात है जब वो डिफेंसिव हुए हैं तो फिर व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट जारी करना पड़ी है, लेकिन अब रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, हमास में हो क्या कुछ रहा है, हमास में नहीं, गजा में क्या कुछ हो रहा है, रियलिटी क्या है, किस तरह से बम्बार्डमेंट हो रही है, वो हम आपको दिखाते हैं कि रियलिटी में है क्या और जो वेस्ट मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है उसमें कितनी हकीकत है। ये जो रिपोर्ट है फिजा, ये हमारी तो रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी की रिपोर्टर है जो ये रिपोर्ट कर रही है, ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है और वो अब यही कह रही है कि ये जो हालात है जो वो मंजरकशी कर रही है, तो ये हमारी तरफ से तो रिपोर्ट नहीं सामने आई है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और ये वेस्टर्न मीडिया जो है वही बता रहा है। और बच्चे कहाँ मरे हैं आपको ज़रा वो भी दिखा देते हैं जो बाइडेन झूठ बोल रहे हैं। बाप और बेटा दोनों लहूलुहान हुए पड़े हैं, लेकिन वो एक दूसरे को दिलासा देने कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो ये यहाँ पर रियलिटी ये है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सामने है। और दूसरी जानिब कहा जा रहा है इसराइल की जानिब से, और इस तरह का फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद जिनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हालांकि एक वीडियो हमने अपने प्रोग्राम में दिखाई थी जिसमें वो एक औरत को थे आप हमारी बहन है, आपने घबराना नहीं है, आप हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। वो हमास के जंगजू थे ना, हमास के जंगजू थे। अच्छा, हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनका तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे हैं। सारा गुस्सा जो है ये उन बेचारे निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर जो आम अवाम है वहां पे उन पे निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये फ्रांस के अंदर जो है ना प्रोटेस्ट हुआ है, ये फुटेज देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जो वहां के आम अवाम है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो फ़लस्तीनियों के हक में निकले और फ़लस्तीनी परचम लहरा रहे एहतजाज कर रही है। ये दुनिया एहतजाज कर रही है ये बताने के लिए कि इजराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। इजराइल इज़ अ क्राइम कंट्री और इस पे जो फ़लस्तीन बेचारे हैं, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है मुजाहिदीन को। पुलिस कैसे भाग रही है उनके पीछे। ये वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फ़लस्तीन के हक में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे ऐसे भाग रही है जैसे यहाँ पर वेस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय नजर के अगर वो लोग जो सिर्फ इंसानी बुनियादों पर एहतजाज करें उनके ऊपर ये जुल्म सितम हो रहा है, तो ये है वेस्ट का दोहरा रवैया, दोहरा मिजाज। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को अब आपसे मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।